सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग परमार एसएससी 3.0 बैच का रिवीजन कर रहे थे हिंदी मीडियम में। तो उसी में स्टैटिक जीके का नेक्स्ट लेक्चर मैं लेके आ चुका हूँ, जिसमें कि हम लोग घराना के बारे में रिवीजन करने वाले हैं। तो काफ़ी छोटा सा ये चैप्टर है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें याद करने वाली है। तो एक बार वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद जो है वीडियो को पॉज कर करके जो भी आपका घराना होगा उसको आपको याद करना है। हालांकि ऐसे एक दो बार वीडियो देखिएगा तो कुछ चीज़ें जो है आपको डायरेक्टली याद हो जाएंगी, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको वीडियो पॉज करके या फिर बाद में नोट्स के थ्रू रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक जीके में ज़्यादातर चीज़ें याद करने वाली ही होती है, समझने वाली काफ़ी कम चीज़ें होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड घराना के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन घराना से पहले भी हम लोग यहाँ पर जो है म्यूजिक के बारे में पढ़ेंगे, मतलब संगीत जो है भारतीय संगीत उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। एंड सबसे पहले देखिए मैं बता दूं आपको कि जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है ना, उसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा दो भाग है? तो वो है आपका पहला हिंदुस्तानी संगीत और दूसरा आपका कर्नाटक संगीत। ठीक है, जो कि आपको जब मैंने वो क्लासिकल डांस पढ़ा रहा था तो उसमें भी हम लोगों ने बात किया था इसके बारे में। तो हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत दो है, जो कि आपका 12वीं सदी में जो इसको विभाजित किया गया था। अब ये हिंदुस्तानी संगीत जो कि आपका उत्तर भारत में पॉपुलर है और जो कर्नाटक संगीत है वो आपका दक्षिणी भारत में पॉपुलर है। तो अगर हम बात करेंगे हिंदुस्तानी संगीत के बारे में तो इसमें आपका हिंदी, ब्रज, अवधी, राजस्थानी और मराठी में जो इसको गाया जाता है। वही दोस्तों अगर कर्नाटक संगीत की बात करेंगे तो जो आपका साउथ है, साउथ में जितने भी लैंग्वेज है जैसे कि कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, तमिल है, इसके अलावा एक संस्कृत याद रखिएगा। तो ये जो है आपका इसमें इस लैंग्वेज में जो है गाया जाता है आपका जो कर्नाटिक म्यूज़िक होता है। तो दोनों में आपको डिफरेंस यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हिंदुस्तानी संगीत नॉर्थ और जो ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर, और जो कर्नाटक संगीत है वो आपका दक्षिणी भारत में, जो आपका केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, तो उन सब एरिया में जो है आपको ये गाया जाता है। अब आते हैं हम दोस्तों यहाँ पर जो हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में जो है क्या क्या समानता होती है। तो एक चीज़ आपने सुना होगा, राग। म्यूजिक में क्या होता है? राग होता है, फिर उसके बाद ताल होता है, फिर उसके बाद श्रुति होता है। तो ये राग, ताल और श्रुति क्या होता है थोड़ा सा देख लीजिए, जो कि दोनों में कॉमन होता है, हिंदुस्तानी में भी और कर्नाटक में भी। तो राग के बारे में बात करेंगे तो राग एक संगीत की संरचना होती है और प्रत्येक राग जो है दिन के विशिष्ट भाव, विशिष्ट समय से जुड़ा होता है। मतलब एक ऐसा चीज़ होता है राग जो कि आपका किसी स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, दिन है तो दिन में कोई स्पेसिफिक टाइम है, उसके अवसर पे जो है किया जाता है। जैसे कि मान लो कि मियाँ की थोड़ी एक है, ये एक प्रकार का राग है जो कि आपका सुबह के अंत में गाया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है राग आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो कोई मतलब गाना वगैरह है, जैसे भजन है, भजन सुनने का टाइम क्या है? सुबह में। तो सुबह में लोग भजन सुनते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ होता है कि जो स्पेसिफिक टाइम पे जिसको गाया जाता है तो उसको बोलते हैं राग। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल आप देख लिए मियाँ की थोड़ी, जो कि आपका सुबह के अंत में गाया जाता है। इसके अलावा सेकंड चीज़ है ताल। तो बोला समय इकाइयों की चक्रीय व्यवस्था होती है, वे लयबद्ध ढांचे का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब एक प्रकार का ये क्या होता है? चक्रीय व्यवस्था होता है। जैसे बोलते हैं ना कि आपके गाने में लय बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब निरंतरता, ठीक है, उसको बोलते हैं लय। तो लयबद्ध आप समझ रहे होंगे कि लयबद्ध जो ढांचा होता है उसको बोलते हैं क्या? ताल। बाकी श्रुति क्या होता है? श्रुति होता है पिचों के बीच सबसे छोटा मापनीय अंतर। पिच के बारे में फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कि पिच में जिसका पिच जो है हाई होता है उसका आवाज़ कितना पतला होता है, ठीक है, और जिसका पिच कम होता है उसका आवाज़ क्या होता है? उतना ज़्यादा भारी होता है। तो वही चीज़ है कि पिचों के बीच जो है सबसे छोटा मापनीय जो अंतर होता है उसको कहते हैं श्रुति। तो अगर देखो समझ में नहीं आ रहा तो बस सिंपल रट जाओ। ठीक है, राग, ताल और श्रुति तीन चीज़ें होती हैं। राग क्या हो गया, ताल क्या हो गया, श्रुति क्या हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संगीत में 7 जो मूल स्वर है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि आप सा रे गा मा पा धा नी ये सब है। तो ये सा रे गा मा पा धा नी ये आपका जो टोटल 7 मूल स्वर है और हर का अर्थ होता है। जैसे कि सा का मतलब होता है सात जाम, ठीक है, रे का मतलब होता है ऋषभम, गा का मतलब होता है गंधारम, मा का मतलब होता है मध्यमम, पा से हो जाएगा पंचमम, ठीक है, दा से हो जाएगा दैवत और नी से हो जाएगा आपका निषदम। ठीक है, फिर इसके बाद ये रिपीट होता जाता है। तो ये आपका भारतीय संगीत के 7 मूल स्वर और उसका अर्थ क्या है ये आप देख लिए होंगे। अब आते हैं हिंदुस्तानी संगीत के जो है 3 प्रमुख गायन रूप है। कौन कौन से हैं? तो पहला है ध्रुपद, दूसरा है ख्याल और तीसरा है आपका तराना। ठीक है, अब ये ध्रुपद, ख्याल और तराना क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो बड़ा ध्रुपद जो है वो तानपुरा और पखवाज के साथ जो है प्रदर्शन किया था। पखवाज जो कि आपको पता होगा कि एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तानपुरा भी एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके साथ जो है आपका ध्रुपद को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ध्रुपद की रचना की बात करेंगे तो सबसे पहले जो है इसको मियाँ तानसेन ने किया था। फिर उसके बाद जो ध्रुपद को जो है डागर परिवार और जो दरभंगा घराना है उसके द्वारा जो इसको आगे बढ़ाया गया था ध्रुपद को। तो पहला शैली है ये हिंदुस्तानी संगीत का, पहला ध्रुपद। ख्याल क्या होता है? तो ख्याल का अर्थ होता है विचार या फिर कल्पना, जिसकी रचना जो है आपका अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। तो ध्रुपद, ख्याल आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं तराना के बारे में। तो बड़ा संगीत समारोह के अंत में इसको जो है प्रस्तुत किया जाता है, जो भी तराना होता है तो संगीत समारोह के अंत में किया जाता है। इसका प्रयोग जो है उत्साह की भावना को व्यक्त करने के लिए जो है किया जाता है।
कर्नाटक संगीत का तिल्लाना जो है इसी पर आधारित है। तिल्लाना जो कि मैंने आपको बताया था कि एक प्रकार का एक मतलब स्टेप होता है या मतलब प्रोसेस होता है डांस करते वक्त। तो ये जो है आपका तराना जो होता है वही जो कर्नाटक संगीत का जो तिल्लाना पार्ट है इसी पे बेस्ड होता है, तराना पे, ठीक है। बाकी इसके अलावा कुछ हल्के स्वर रूप होते हैं जैसे कि आपका धमार जो कि ध्रुपद का ही एक हल्का स्वर रूप है, कजरी है, टप्पा है, ठुमरी है, गज़ल है, भजन है, त्रिपाल है और चैती है। तो ये सब जो है आपका हल्के स्वर का रूप है, ठीक है। तो 3 शैली आपको समझ में आ गया होगा हिंदुस्तानी संगीत के। पहला क्या है, ध्रुपद, ख्याल और तराना, ठीक है। अब आते हैं कर्नाटक संगीत की शैलियाँ के बारे में। तो इसमें आपका होता है गीतम, ठीक है, स्वराजती, कीर्तनम, तिलाना और कृति और सुलादी। ये जो है आपका प्रमुख शैली है कार्नाटिक म्यूजिक का। अब इसका भी अलग अलग अर्थ है। जैसे गीतम की बात करेंगे तो ये आपका सरल संगीतमय रूप होता है, यह एक परिचयात्मक कृति होती है, मतलब एक प्रकार का सरल संगीत का रूप होता है गीतम, ठीक है। स्वराजति की बात करेंगे तो ये आपका दैवीय प्लस में हीरोइक फॉर्म दोनों को दर्शाता है। दैवीय का मतलब डिवोशनल और हीरोइक का मतलब कोई, जैसे मान लो कोई अच्छा काम करता है, नेक काम करता है, तो उसको दर्शाता है ये स्वराजति में, ठीक है। कीर्तनम की बात करेंगे तो कीर्तन का मतलब क्या होता है, भजन कीर्तन, भक्ति से संबंधित है, तो भक्ति का एक रूप है। तिल्लाना तो मैंने बता ही दिया कि एक प्रकार का लयबद्ध टुकड़ा होता है जो कि एक संक्षिप्त यानी कि बहुत ही छोटा, ठीक है। कृति का मतलब बात करेंगे तो कृति का मतलब होता है अत्यधिक विकसित संगीत रूप। जैसे कि बोलते हैं ना कि कीर्तिमान बनो, कीर्तिमान बनो का मतलब क्या होता है, विकास करो। तो ऐसे आप समझ सकते हो अत्यधिक विकास संगीत रूप है ये कृति। सुलादी की बात करेंगे तो इसमें राग का विस्तार होता है। तो ये आपका 6 जो है आपका कर्नाटक संगीत की प्रमुख शैलियाँ हैं और 3 शैली हम लोगों ने पढ़ा हिंदुस्तान संगीत का। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ और फैक्ट्स हैं जैसे कि विष्णु नारायण भातखंडे के बारे में याद रखिए कि विष्णु नारायण भातखंडे जो थे उन्होंने रागों को जो है थाटों में समेकित किया था। जो भी राग था जो कि एक प्रकार का लय होता है, ठीक है, उसको जो है थाट में बदला था और यही थाट थाट जो है आपका सा रे गा मा कुछ इस तरीके से जो है आपका बना था, मतलब संगीत का रूप। इसके अलावा विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने 1901 में जो है लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय को स्थापित किया था। तो विष्णु दिगंबर पुलस्कर के बारे में याद रखिएगा 1901 में, ठीक है। कहाँ पर, तो लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किया था। बाकी कर्नाटक संगीत के जनक आपको पता होना चाहिए पुरंदर दास और कर्नाटक संगीत की रानी MS सुब्बुलक्ष्मी। और इनके बारे में काफ़ी सारे फैक्ट्स जो है हम लोग पढ़ चुके हैं कि इनको जो है 1999 में जो है भारत रत्न मिल चुका है। फिर इनको जो है कौन सा क्या कहा जाता है, ठीक है, क्या कहते हैं इनको, हाँ, अस्थाना विद्वाना के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी मैंने पढ़वा दिया था, मतलब जो पिछला लेक्चर था उसमें। इसके अलावा त्रिमूर्ति की बात करेंगे तो त्रिमूर्ति अगर पूछेगा कर्नाटक म्यूजिक के तो इसमें 3 लोग का नाम याद रखना, पी त्यागराज, M दीक्षितकर और श्यामा शास्त्री, ठीक है। तो म्यूज़िक के बारे में बस इतना ही चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग का घराना स्टार्ट होता है। तो घराना में सबसे पहले बात करेंगे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो घराना शब्द का अर्थ क्या होता है। तो ये होता है संगीत का एक स्कूल या फिर शैली। यह जो है भारतीय उपमहाद्वीपों में सामाजिक संगठन की एक प्रणाली है जो संगीतकारों या फिर नृतकों को वंश या फिर प्रशिक्षुता और सबसे महत्वपूर्ण रूप से एक विशेष संगीत शैली से जुड़ा होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया, सिंपल आप ऐसे समझिए कि ये एक प्रकार का कला या संगीत का जो है एक प्रकार का क्या है, मतलब फॉर्म है जिसको कि मतलब अलग अलग फॉर्म में जो है किया जाता है। जैसे कि सर एग्जांपल लेके बताए थे कि कोई टीचर है, उसका पढ़ाने का तरीका कोई और है, पढ़ाता सबको एक ही सब्जेक्ट है, जैसे कि जीके पढ़ा रहा है, ठीक है। तो जीके पढ़ाता सबको एक ही चीज़ है लेकिन पढ़ाने का तरीका क्या होता है, शैली क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है घराना में, क्या होता है कि जो है एक प्रकार का एक विरासत है, ऐसा भी याद कर सकते हैं, यहाँ पर ये चीज़ लिखा गया है तो ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। ये एक प्रकार का विरासत है जो कि गुरु और शिष्य के बीच में संबंध को दर्शाता है। मतलब मान लो कि कोई आप गुरु है और आपने जो जिस फॉर्म में जो है आपने पढ़ाया, ठीक है, या डांस करवाया या म्यूजिक हुआ, ठीक है, उसी फॉर्म को जो है आगे आपके शिष्य ने उसको क्या किया, प्रमोट किया या उसको आगे लेके गया। तो ये चीज़ जो आपका घराना से में अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी एक जीनियोलॉजी होता है, इसका मतलब होता है परिवार के इतिहास का अध्ययन और परिवार की वंशावली का पता लगाना, ठीक है। तो घराना के बारे में आप समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं यहाँ पर एक एक घराना के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला घराना है ग्वालियर, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर सिटी आपने पढ़ा होगा, तो उससे संबंधित है। तो बताइएगा यहाँ पर कि जो ग्वालियर घराना है ये आपका ख्याल संगीत का सबसे पुराना घराना है। ख्याल जो कि आपका हिंदुस्तान म्यूजिक का एक रूप है जो कि हम लोगों ने बताया, तो उस संगीत का सबसे पुराना घराना है ये, ठीक है। अकबर के शासनकाल के दौरान जिसको शुरू किया गया था, उस समय जो है तानसेन हुआ करते थे, ठीक है। तानसेन ने जो कि मतलब थे इससे संबंधित,
जो इनको जो है मियाँ तानसेन की उपाधि दी गई थी, किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था, ठीक है। तानसेन कौन थे? तो वही अकबर के जो नवरत्न थे उसमें एक थे, जिनका मूल नाम जो है रामतनु पांडे था, ठीक है। अकबर के दरबारी कवि थे, ग्वालियर या रीवा घराना से बिलोंग करते थे, जो कि रबाब या फिर रुद्रवीणा बजाते थे। तोमर वंश के पहले ये संस्थापक थे, मतलब नवरत्न से पहले ये तोमर वंश के संस्थापक थे, जो कि आपका ग्वालियर में राजा रामचंद्र सिंह के दरबार में थे, ठीक है। बाकी रामतनु पांडे के जो गुरु हैं वो संत रविदास हैं, जो कि डागरी घराना से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे संस्थापक की। तो ग्वालियर घराना के संस्थापक है हस्सू खान, हद्दू खान और नत्थू खान, ठीक है। हस्सू खान, हद्दू खान, नत्थू खान, तीन आपको याद रखने हैं। और नाथन पीर बख्श पे ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन ऐसे तीन याद रखना है, हस्सू खान, हद्दू खान और नत्थू खान, ठीक है। बाकी प्रतिपादक का मतलब होता है कि इसको आगे कौन बढ़ाया, तो राजा भैया पूछे वाले, ठीक है। कृष्णाराव शंकर, पंडित ओंकर नाथ ठाकुर, वीना सहस्त्रबुद्धि, ठीक है। उसके बाद है विष्णु दिगंबर पुलस्कर और बड़े मोहम्मद खान। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि बताओ यहाँ पर प्रतिपादक में कौन कौन थे। कुछ कुछ है जिसको कि आप मतलब स्टोरी के फॉर्म में जो है कुछ ट्रिक्स लगा करके या स्टोरी से रिलेट करके जो याद कर सकते हैं, तो वो तरीका आप ज़रूर अपनाइएगा ताकि आपको जो याद हो जाए, ठीक है। क्योंकि नाम बहुत सारे हैं तो इसलिए याद करने पड़ेंगे आपको। आगे बात करते हैं, पहला वाला हो गया ग्वालियर घराना, ठीक है। और ख़ास करके संस्थापक आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं किराना घराना। तो किराना घराना जो जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। सरगम यानी कि उत्तम स्वर के लिए जाना जाता है। संस्थापक की बात करेंगे तो इसमें अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान, ये दो लोग थे। बाकी जो कुमार गंधर्व हैं कर्नाटक के, इनका वास्तविक नाम है शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमक कोमक कालीमठ, ठीक है। तो इन्होंने किसी भी घराने से जुड़ने से इनकार कर दिया था, तो इनके बारे में एक एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। बाकी जो आपके किराना घराना उसके प्रवर्तक की बात करेंगे तो इसमें भीमसेन जोशी के बारे में याद रखना है, क्योंकि ये जो है कर्नाटका से बिलोंग करते थे और साथ ही साथ इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है 2009 में। पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है 1991 में, और पद्म भूषण से 1985 में सम्मानित किया जा चुका है। बाकी सवाई गंधर्व जो है वो भीमसेन जोशी के गुरु हैं, याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा गंगूबाई हंगल हो गए, प्रभा अत्रे हो गए जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मनिक वर्मा, छन्नूलाल मिश्रा, ठीक है, ये सब आपके जो है किराना घराने से संबंधित है, ठीक है। आगे बात करते हैं पटियाला घराना। तो पटियाला घराना जैसा कि नाम है पंजाब, ठीक है, पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में ये होता है। संस्थापक की बात करेंगे तो मियाँ कुल्लू हैं, ठीक है, पटियाला घराना के, जो कि एक प्रकार का सारंगी वादक है। प्रस्तावक की बात करेंगे तो इसमें आपका उस्ताद फ़तेह अली खान हो जाएगा, उस्ताद अली बख्श खान हो जाएगा, ठीक है। यह घराना जो है अन्य चार घरानों से प्रेरित होकर के बना था, जो दिल्ली घराना था, रीवा घराना था, ग्वालियर था और जयपुर था। तो इन चारों से प्रेरित होकर के जो आपका कौन सा घराना बना है, पटियाला घराना, जिसके संस्थापक कौन है, कुल्लू खान, मियाँ कुल्लू, सॉरी। यह घराना जो है गायन के तीन रूपों के लिए जाना जाता है, पहला गज़ल, ख़याल और ठुमरी, ठीक है। तो गज़ल, ख़याल और ठुमरी जो तीन रूप है आपका गायन का, वो पटियाला घराना से संबंधित है। प्रतिपादक की अगर बात करेंगे इसमें, तो बड़े गुलाम अली खान जो कि 20वीं सदी के तानसेन माने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेगम अख्तर, अजय चक्रवर्ती, नैना देवी, परवीन सुल्ताना, लक्ष्मी शंकर और अमानत अली खान, ये सब भी आपके जो है पटियाला घराना से संबंधित हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मेवाती घराना, ठीक है। तो मेवाती घराना जो है आपका हरियाणा से संबंधित है, जो कि तराना जो गायन शैली है उसके लिए जाना जाता है। इसके संस्थापक पूछेगा तो घग्गे नज़ीर खान याद रखिएगा। और बाकी इसके प्रतिपादक में एक इम्पॉर्टेंट नाम पंडित जसराज, जिनके नाम पर एक एस्ट्रॉयड बेल्ट का नाम रखा गया है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। बाकी पंडित जसराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है 2000 ईस्वी में। संगीत के जुगलबंदी शैली की शुरुआत इन्होंने किया था और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। मतलब एक प्रकार से मेवाती घराना में जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ये नाम है पंडित जसराज का, ठीक है। बाकी संस्थापक तो आपको याद रखना ही है, गागे नज़ीर खान। इसके अलावा पंडित जसराज के अलावा प्रतिपादक में मनीराम, काला रामनाथ जो कि वायलिन से संबंधित है, तृप्ति मुखर्जी, रतन मोहन शर्मा और अरविंद थाटे, ये इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अब आते हैं मैहर घराना के बारे में। तो मैहर घराना जो कि संस्थापक इसके हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये घराना है, ठीक है। तो इसको ध्यान से याद कीजिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। जैसे कि प्रवर्तक में बात करेंगे तो पंडित रविशंकर, ठीक है, जो कि उस्ताद अलाउद्दीन खान के ही दामाद थे, ठीक है। क्योंकि इनकी शादी जो है पंडित रविशंकर की शादी अन्नपूर्णा देवी से हुई थी, और अन्नपूर्णा देवी के पिता कौन थे, उस्ताद अलाउद्दीन खान थे, ठीक है। तो इसीलिए माना जाता है कि ये मतलब दामाद थे। तो पंडित रविशंकर के बारे में याद रखिए कि इनकी आत्मकथा थी एक, मेरी जीवन मेरा संगीत, और ये सितार वादक हैं। और अन्नपूर्णा देवी की बात करेंगे तो ये अलाउद्दीन खान की पुत्री हैं। सूरबहार जो कि सेनानी घराना के संस्थापक हैं। निखिल बनर्जी जो कि आपका सितार से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी से संबंधित है। तो ये सब भी आपके मैहर घराना से ही बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अली अकबर खान जो कि सरोद से संबंधित है, जो कि अलाउद्दीन खान के पुत्र हैं।
ठीक है। और पन्नालाल घोष जो कि बांसुरी से संबंधित है, और वीजी जोग जो कि वायलिन से संबंधित है। तो ये लोग भी जो है आपका संबंधित है किससे, कौन से घराने से, तो ये है मैहर घराने से। अब आते हैं इंदौर घराना। इंदौर घराने का संस्थापक पूछेगा तो उस्ताद आमिर खान। ठीक है। प्रवर्तक अगर पूछेगा तो सुल्तान खान, ठीक है, जो कि सारंगी से संबंधित है। पंडित अमरनाथ, शंकर लाल मिश्रा, कल्याण बनर्जी और पूर्वी मुखर्जी। ठीक है। तो ये सब इंदौर घराने से है। जयपुर अतरौली की बात करेंगे तो इसके संस्थापक जो है अलादिया खान है, जो कि अलीगढ़ से जयपुर में प्रवास किए थे। मतलब पहले ये अलीगढ़ रहते थे, फिर बाद में ये जयपुर शिफ्ट हो गए थे। बाकी प्रवर्तक की बात करेंगे तो केसरबी केरकर, मल्लिकार्जुन मंसूर, विद्याधर व्यास, विद्यागौरी अडकार, ठीक है, अडकर, बंदे अली खान जो कि रुद्रवीणा से संबंधित है, पंडित लक्ष्मण प्रसाद और किशोरी अमोनकर। ये सब जो है आपके प्रवर्तक है किसके, तो ये है जयपुर घराना के। अब आते हैं पंजाब घराना। तो पंजाब घराना के सबसे पहले लाल भवानी सिंह, ठीक है, ये संस्थापक है। प्रवर्तक में बात करें तो अल्लाह राखा, ठीक है, और जाकिर हुसैन। तो अल्लाह राखा के ही गुरु हैं जाकिर हुसैन, ठीक है, और पुत्र हैं जाकिर हुसैन के अल्लाह रखा। तो याद रखिएगा कि इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, जाकिर हुसैन को, जो कि 2023 में मिला है। तबला वादक थे ये। तो ये पंजाब घराना से संबंधित है। बाकी संस्थापक लाल भवानी सिंह। इसके अलावा निखिल घोष, ठीक है, साफ़त अहमद खान, उस्ताद अल्ताफ़ हुसैन, उस्ताद अशफाक हुसैन, मियाँ कादिर बख्श, ये सब भी आपके जो है एसोसिएटेड है पंजाब घराना से। अब आगे बढ़ते हैं कथक का बनारस घराना। ठीक है। बनारस हम कथक की बात करेंगे तो कथक के टोटल 4 बनारस घराना है। उसमें एक है आपका कथक का बनारस घराना जिसके संस्थापक जो है जानकी प्रसाद है। ठीक है। एक है आपका कथक का लखनऊ घराना। तो लखनऊ वाला पूछेगा तो हालांकि वो आगे होगा जो ईश्वरी प्रसाद। तो प्रसाद प्रसाद दोनों में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जानकी आप यहाँ से याद कर लीजिए। ठीक है। ख्याल का बनारस घराना की बात करेंगे, संस्थापक जो है क्या है, पंडित गोपाल मिश्रा है। ख्याल के बनारस घराना है जो। तबला का बनारस घराना की बात करेंगे तो ये आपके संस्थापक जो है पंडित राम सहाय है। तो 3 बनारस घराने आपने देख लिया, पहला कथक का, दूसरा ख्याल का और तीसरा तबला का। तो कथक का पूछेगा तो कौन सा, जानकी प्रसाद। ख्याल का पूछेगा तो पंडित गोपाल मिश्रा। तबला का पूछेगा तो राम सहाय। इसके अलावा प्रवर्तक में बात करेंगे तो बिस्मिल्ला खान जो कि शहनाई से संबंधित है, जिनको कि भारत रत्न 2001 में मिला है। पंडित अनोखेलाल मिश्रा जो कि तबला से संबंधित है। ठीक है, ये भी आपका एसोसिएटेड है। और पंडित किशन महाराज, समता प्रसाद, कंटे महाराज, गोपाल मिश्रा और हनुमान प्रसाद मिश्रा, ये सब आपके जो है जो तबला का बनारस घराना है उससे संबंधित है। इसके अलावा रामपुर समान घराना जो कि यूपी में है, इसकी बात करेंगे तो इसके संस्थापक जो है इनायत खान है, उस्ताद इनायत खान, जिस और महबूब खान है, 2 व्यक्ति हैं इसमें। प्रवर्तक की बात करेंगे तो गुलाम मुस्तफ़ा खान हो जाएंगे, उस्ताद राशिद खान हो जाएंगे, सादिक हुसैन खान हो जाएंगे, उस्ताद निशार खान हो जाएगा, जिसान खान और अब्बास खान। ये जो सब जो है आपके संबंधित है किससे, जो रामपुर वाला है आपका। ठीक है, रामपुर महसवान घराना से। अब आगे आते हैं नेक्स्ट भिंडी बाजार घराना। तो भिंडी बाजार घराना से संबंधित है जो कि मुंबई सिटी से है। ठीक है। संस्थापक अगर इसका पूछेगा तो उस्ताद छज्जू खान जो कि मुरादाबाद यूपी के हैं। और प्रवर्तक की बात करेंगे तो अमन अली खान, लता मंगेशकर जो काफ़ी फेमस है, भारत रत्न इनको मिल चुका है 2001 में, अंजनी बाई मालपेकर, ठीक है, और शशिकला कोडाटकर। ठीक है, ये सब जो है आपके भिंडी बाजार से संबंधित है। लता मंगेशकर के बारे में याद रखिए, इनको भारत रत्न मिला है ये 2001 में। इसके अलावा पद्म विभूषण 1999 में, पद्म भूषण 1969 में, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1989 में, ये सब भी आपका मिल चुका है। अब आते हैं आगरा घराना। ध्रुपद धमार और ख्याल का ये मिश्रण रूप होता है जो आगरा घराना है। ठीक है, ध्रुपद धमार का और ख्याल का। बाकी नौहर बानी के वंशज हैं। ठीक है। संस्थापक अगर पूछेगा आगरा घराना की तो हाजी सुजान खान। प्रवर्तक पूछेगा तो फैयाज खान, दिनकर काकेनी, मलका जान, विजय किचलू, लताफत हुसैन खान, ललिता राव और घग्गे खुदा बख्श। ठीक है। बाकी खग्गे नज़ीर खान कहाँ के थे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिल्ली घराना। तो दिल्ली घराने के संस्थापक अगर पूछेगा तो सिद्धार्थ खान हो जाएंगे। ठीक है। प्रवर्तक इसके जो है तनराज खान है। अब है दरभंगा। दरभंगा जो कि बिहार में है, तो इनके संस्थापक राधा कृष्ण और करताराम है। ठीक है। खानदार वानी और गौहर वानी जो कि दरभंगा घराने के संगीत शैली हैं। तो ये 2 संगीत शैली हैं और ये 2 संस्थापक हैं, राधा कृष्ण और करताराम। प्रवर्तक पूछेगा तो राम चतुर मालिक, ठीक है, मलिक, प्रेम कुमार मलिक, सियाराम तिवारी, विदुर मलिक, ये सब आपके जो है प्रवर्तक हैं। डुमराव घराना की बात करेंगे तो इसके जो प्रवर्तक है पंडित तिलक चंद चौबे हैं, पंडित धनारंग बाबा हैं। ठीक है, ये सब आपका डुमराव घराना के संबंधित है। बाकी कथक की बात करें तो कथक आपको मैंने बताया था कि एक लखनऊ घराना है, एक जयपुर घराना है, बनारस घराना है और रायगढ़ घराना है। ठीक है। तो कथक की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर कथक का जो लखनऊ घराना है उसके संस्थापक ईश्वरी प्रसाद है। एक हम लोगों ने पढ़ा था बनारस वाला, तो बनारस वाला का जानकी प्रसाद थे। ठीक है। मैंने बोला था कि कन्फ्यूजन होगा, लेकिन इसलिए मैंने ऊपर भी आपको बताया था और यहाँ भी बता रहा हूँ। ठीक है।
नेक्स्ट प्रवर्तक की बात करेंगे, पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, मतलब लगभग महाराज महाराजा सब में इसमें है। तो ये हो जाएगा कालिका प्रसाद और मंजरी चतुर्वेदी, ये सब आपके जो है कथक के लखनऊ घराना से संबंधित है। अब जयपुर घराना की बात करेंगे, कथक का जयपुर घराना, तो इसके संस्थापक है भानु प्रसाद महाराज। वाजिद अली शाह जो है इससे एसोसिएटेड है, जो कि अवध के अंतिम नवाब, जो कि कथक नृत्य के संरक्षक थे। मतलब कथक को एक तरीके से जो इन्होंने पुनर्जीवित किया था, और साथ ही साथ ठुमरी की भी रचना करते थे ये वाजिद अली शाह। इसके अलावा डागर घराना जो कि लास्ट है, तो ये ध्रुपद के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। गुंडेचा बंधु जो है ये इससे संबंधित हैं, जिनको कि पद्मश्री मिल चुका है 2012 में। बाकी जिया मोइनुद्दीन डागर जो कि रुद्रवीणा से संबंधित है, ये भी आपका डागर घराना से ही संबंधित है। डागर डागर लगा हुआ तो ऐसे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा चैप्टर ज़रूर है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें याद करने वाली है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप इसको याद करने की कोशिश कीजिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, ताकि हर एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में फिट हो जाए, ठीक है। और एक बार पढ़ने के बाद छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको मंथ बाय मंथ या वीक बाय वीक जो है आपको रिवाइज करने वाली चीज़ें हैं। अगर आप नहीं करोगे तो फिर से कुछ दिनों के बाद ये भूल जाओगे और फिर से आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लो उसके बाद ख़त्म हो गया, तो इसलिए कंटिन्यूअस फॉर्म में जो इसको रिवाइज करते चलिए, ठीक है। बाकी चलो आज की इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।